दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सोशल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और आपके सीटेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर सेकंड में। जो लोग सोशल साइंस सब्जेक्ट से और पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें क्योंकि ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को और बतानी थी कि अब आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर सेकंड में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच द रिफॉर्म्स मूवमेंट विद देयर लीडर करेक्टली, मतलब कि निम्नलिखित सुधार आंदोलन का उनके नेताओं के साथ सही मिलान करें। लिस्ट फर्स्ट में आपके धार्मिक सुधार आंदोलन दिए गए हैं कुछ, और लिस्ट सेकंड में उनके नेताओं के नाम दिए गए हैं, आपको सही मिलान करना है। ऑप्शन ए है मंटुआ पंथ, ऑप्शन बी सत्यशोधक समाज, ऑप्शन सी है आर्य समाज, ऑप्शन डी है ब्रह्म समाज। इनके लीडर्स के नाम आपको बताने हैं मैच करके। तो सबसे पहले हम लोग ए ऑप्शन को मिलाते हैं कि मंटुआ पंथ के जो लीडर थे, नेता थे, वो कौन थे? ये थे हरिदास ठाकुर थे। ऑप्शन नंबर ए का थर्ड मैच हो जाएगा। बी है सत्यशोधक समाज, इनके नेता का क्या नाम था? ये थे सत्यशोधक समाज के ज्योतिबाराव फुले थे। तो ये फर्स्ट से मैच होगा। ऑप्शन नंबर सी है आर्य समाज, आर्य समाज के जो नेता रहे हैं वो रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती रहे हैं। तो ये फोर्थ नंबर पे मैच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्म समाज के लीडर कौन रहे? तो ये थर्ड नंबर मतलब सेकंड नंबर पे राजा राम मोहन राय हैं। तो आपका ये जो कूट बनता है इसका, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड। ठीक है, तो इधर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है यहाँ से। तो ए का थर्ड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें और तथा सही विकल्प को चुनें। स्टेटमेंट ए दिया गया है कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन द ईयर 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। स्टेटमेंट बी कहता है कि द अर्ली नेशनलिस्ट लीडर वर लार्जली फ्रॉम रूरल एंड अनएडुकेटेड बैकग्राउंड। अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ए सही है किंतु बी गलत है। देखिए कैसे, ये जो आपका ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट ए है ना कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रवादी चेतना का उदय यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही शुरू हो गया था। स्टेटमेंट आपका बी वही कहता है कि अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत 19वीं शताब्दी से शुरू हुई थी और ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों और उनकी चुनौतियों से भारत में लोगों ने राष्ट्रवाद के बारे में सोचना शुरू किया था। तो इसलिए ऑप्शन क्या है? ए करेक्ट हो जाएगा। ए स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और बी क्या है? फॉल्स है। बी गलत स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया है कि नमक के उत्पादन एवं बिक्री पर राज्य का एकाधिकार था। कारण आर कहता है कि महात्मा गांधी ने इस नियम को तोड़ा क्योंकि नमक पर टैक्स कर वसूलना पाप है और यह भोजन का बुनियादी हिस्सा है। ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। देखिए कैसे, ये स्टेटमेंट जो ए दिया है ना कि नमक के उत्पादन एवं बिक्री पर राज्य का एकाधिकार था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वहीं आपका कारण आर भी बताता है कि महात्मा गांधी ने इस नियम को तोड़ा क्योंकि नमक पर टैक्स कर वसूलना पाप है और यह भोजन का बुनियादी हिस्सा है।
हमारे देश में नमक हो रहा है और हमसे ही उत्पादन कराया जा रहा है नमक का, और बिक्री हमारे राज्य का एकाधिकार है, तो हमसे ही सब काम करवा करके और हमसे ही टैक्स लिया जा रहा है। तो इसलिए महात्मा गांधी ने क्या किया कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से इस सत्याग्रह की शुरुआत की, और यह यात्रा साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर गुजरात के दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर समाप्त होनी थी। और 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे और वहां पर क्या है, मुट्ठी भर नमक उठा करके कानून को तोड़ दिया। तो इसलिए ये दोनों ही जो अभिकथन है और कारण दोनों ही सही है। आपका आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि गिवन स्टेटमेंट आर अबाउट वेरियस सेलेस्टियल बॉडी इन द स्काई, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में कौन से कथन सही हैं। तो देखिए स्टेटमेंट ए कहता है कि वी डू नॉट फील हीट एंड लाइट ऑफ काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। मतलब हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि वे बहुत दूर हैं। स्टेटमेंट बी है कि उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार ऑल्सो कॉल्ड सप्तऋषि। अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। स्टेटमेंट सी है कि पोल स्टार कीप्स चेंजिंग इट्स पोजीशन इन द स्काई। ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है। ऑप्शन डी है कि मून अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप एंड एट डिफरेंट पोजीशन। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थिति में दिखाई पड़ता है। पीछे आपके ऑप्शंस दिए गए होंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ए बी एंड डी क्या है, करेक्ट आंसर होगा। देखिए कैसे, आपका जो ये स्टेटमेंट ए है ना, उसमें दिया है कि हम रात में आकाश में क्या है, बहुत सारे टिमटिमाते हुए तारे दिखाई पड़ते हैं और उसकी गर्मी और प्रकाश का अनुभव नहीं करते क्योंकि वो हमसे काफी क्या होते हैं, दूर होते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है कि स्टेटमेंट बी कहता है कि अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल होता है वो 7 तारों का समूह होता है। ठीक है, जो 7 तारों का समूह आपको दिखाई पड़ता है उसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट ये भी सही है। वहीं स्टेटमेंट सी आपका कहता है कि ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है। तो ध्रुव तारा क्या है, अपना स्थान कभी भी नहीं बदलता है। वो जहां निकलता है, जहां पे, वहीं पर हमेशा उत्तर दिशा में निकलता है हमेशा, और वहीं पे ही निकलता है। कभी भी अपना स्थान इधर से उधर नहीं बदलता। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट डी है कि चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थिति में दिखाई पड़ता है, तो ये बिल्कुल सही है। कभी आपको आधा दिखाई पड़ता है, कभी पूरा दिखाई पड़ता है, कभी दिखाई नहीं देता है, इस तरीके से आपको दिखाई पड़ता है ना। तो ये आपके इसीलिए ए, बी और डी स्टेटमेंट सही है और सी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डू सॉफ्टवुड ट्रीज लाइक चेयर, पाइन एंड पाइन और सीडार, देवदार जो जिसको बोलते हैं, किस प्रकार के वन में नरम कास्ट वाले वृक्ष जैसे चिड़, क्या है, चिड़, देवदार आदि उगते या पैदा होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, शीतोष्ण पर्णपाती वन। ऑप्शन बी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, शीतोष्ण सदाबहार वन। ऑप्शन सी कॉनिफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन। ऑप्शन डी है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन। शंकुधारी वनों में नरम कास्ट वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, हेमलॉक और स्प्रू शामिल हैं। और शंकुधारी जंगल उन हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर तापमान क्या होता है, कम होता है, और इन वनों में सीधे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं और इनकी शाखाएं नीचे की ओर क्या होती है, झुकी होती हैं, जिसमें बर्फ इनकी टहनियों पर जमा नहीं हो पाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है।
पूछा गया कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। तो असर्शन ए में दिया है कि देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन। अभिकथन ए कहता है कि स्थल की ऊंचाई और एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। वहीं रीजन बता रहा है आर कि द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। कारण है कि वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। ये आपके मतलब कथन और कारण है, पीछे आपके ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर क्या है, दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। देखिए कैसे। स्टेटमेंट आपका ए जो कह रहा है, अभिकथन ए के स्थल की ऊंचाई वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। भूमि की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषता के बीच क्या होता है, घनिष्ठ संबंध है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है और इसमें प्राकृत वनस्पति क्या है, बदल जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, अभिकथन जो है। और वहीं कारण आज जो दिया है कि वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है, तो ये भी आपका सही है, लेकिन इसकी जो व्याख्या कर रहा है ना कथन की, वो आपका सही नहीं है। देखिए कैसे। जो आपका वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर क्या है, निर्भर करती है, और ये ढलान और मिट्टी की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। तो इसे 3 विस्तृत श्रेणियों में भी वर्गीकृत किया गया है, जैसे वन, घास, स्थल और झाड़ियाँ। तो ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ ढाल और मिट्टी की परत पर की मोटाई पर ही निर्भर करती है, ये और भी चीज़ों पे निर्भर करती है। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है समताप मंडल के बारे में, स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल के बारे में दिए गए कथनों ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। अभिकथन ए दिया है कि यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परिस्थितियां उपलब्ध करता है। कारण आर दिया है कि यह बादलों व मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। और ये आपके ऑप्शंस हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है यहाँ से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। देखिए कैसे। अभिकथन जो ए दिया है कि यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परिस्थितियां उपलब्ध करता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परिस्थिति सी मंडल में हवाई जहाज उड़ता है। वहीं कारण आर दिया है कि यह बादलों व मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। यहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं होती है जहाँ पे मौसम संबंधी बादल छाए हों, इस टाइप की घटना नहीं, ये उससे मुक्त होता है। ये इस तरीके की घटना किस में होती है, किस मंडल में, क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ और करेक्ट ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुने। मानसून विंड्स आर डैश, मानसून पवने हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए प्लैनेटरी विंड्स, ग्रही पवने। ऑप्शन बी सीजनल विंड, मौसमी पवने। ऑप्शन सी परमानेंट विंड, स्थायी पवने। ऑप्शन डी लोकल विंड्स, स्थानीय पवने। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीजनल विंड, मौसमी पवने। मानसून या पावस मतलब कि मूलतः जो हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपको ये ऐसी मौसमी पवनें होती हैं जो दक्षिणी एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर तक की प्राय 4 माह क्या है सक्रिय रहती हैं। तो मानसून पवन कौन सी होती है, सीजनल विंड्स होती है, मौसमी पवनें होती हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑफ द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान वायुमंडल की परतों के विषय में सही है। ये सब आपके लेयर्स दिए गए हैं वायुमंडल के और आपको मिलान करना है।
ऑप्शन ए है बहिर्मंडल, बी है क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, ऑप्शन सी है समताप मंडल, इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है इंग्लिश में, डी है बाह्यमंडल थर्मोस्फीयर। तो इसको आपको मिलाना है, पीछे आपके ऑप्शंस दिए गए होंगे, इस तरीके से आपको कूट बना के दिया है, सही आंसर बताना है। तो चलिए पहले मिलाते हैं इसको कि बहिर्मंडल क्या होता है। बहिर्मंडल में कौन सी इसमें से क्रिया होती है? बहिर्मंडल में होती है सबसे ऊपर की परत, सबसे नीचे की परत। सबसे ऊपर की परत क्या होती है? एक्सोस्फीयर होती है बहिर्मंडल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड पे मैच हो जाएगा। ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है? तो क्षोभ मंडल में ये सबसे नीचे की होती है परत। कौन सी होती है? ये वायुमंडल की सबसे नीचे की परत होती है, लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। वहीं आपका सी ऑप्शन है समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है? ये होता है इस परत में ओजोन गैस, ये इस परत में क्या है? ओजोन गैस होती है समताप मंडल में। वहीं आपका लास्ट है डी ऑप्शन की बाह्यमंडल। बाह्यमंडल में रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक होता है, तो ये फर्स्ट से मैच हो जाएगा, लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। तो इसका जो आपका कूट बन रहा है ऑप्शन नंबर इसका बनेगा, पहले कूट बनाते हैं, ए का आपका सेकंड हो गया, बी का थर्ड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का सेकंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट, ये करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए आज काफी मिलान वाले क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। क्षेत्रों एवं इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग होने वाले पशुओं का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये सारे आपके क्षेत्र दिए हैं, कुछ क्षेत्र दिए हैं आपको, जो परिवहन में के लिए उपयोग किए जाने वाले पशुएं हैं उनको आपको मिलान करना है, सही विकल्प का चयन करना है। ये सारे ऑप्शंस दिए गए, आपको करेक्ट आंसर बताना है यहाँ से। तो देखिए, ए है एंडीज माउंटेन मतलब एंडीज पर्वत, बी है तिब्बत, सी है इंडियन डेजर्ट भारतीय मरुस्थल, डी है भारतीय पहाड़। तो इस क्वेश्चन का आंसर चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले मिलान करते हैं, ए एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत में क्या होता है आपका, कौन सा पशु होता है? वो होता है लामा। तो ये मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से। तिब्बत, ऑप्शन नंबर बी है, तिब्बत में कौन से पशु होते हैं? वो होते हैं याक, याक का परिवहन करते हैं ये लोग, तिब्बत के लोग। ऑप्शन सी है इंडियन डेजर्ट भारतीय मरुस्थल, ये लोग ऊंट और बैल का यूज करते हैं, बैल, ऊंट और बैल का मतलब कैमल है, बुलक्स पशुओं का परिवहन करते हैं। और ऑप्शन डी है कि इंडियन हिल्स भारतीय पहाड़ में किस तरीके के पशु का परिवहन किया जाता है? तो वो है सेकंड ऑप्शन से आपका मैच हो जाएगा, खच्चर और गधे, ठीक है, मूल्स एंड डोंकी। तो ये आपका मैच करना है, तो ये आपका बन जाएगा, आपका कूट बनेगा ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं और सारे आपके एनसीईआरटी की बुक से हैं और सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका मैचिंग वाले ही क्वेश्चंस हैं कि कॉलम फर्स्ट में दिए गए नामों का मिलान करना है, कॉलम सेकंड में दी गई संबंधित गतिविधियों से कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। कॉलम फर्स्ट में कुछ नाम दिए गए हैं आपको, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। कॉलम सेकंड में आपको बताना है कि वो किससे संबंधित, किस गतिविधियों से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे ऑप्शंस दिए गए, आपको करेक्ट आंसर बताना है इधर से। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट जो है सेरिकल्चर, सबसे पहले मिलाते हैं कि सेरिकल्चर किसका अध्ययन मतलब इसमें किया जाता है, किससे संबंधित है, ये किस गतिविधि से? तो सेरिकल्चर है आपका रेशम के कीटों से संबंधित है, ये आपका मैच हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन में। फिर बी ऑप्शन है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर में क्या होता है? मछली पालन होता है, तो ये आपका फर्स्ट नंबर पे मैच हो जाएगा। सी विटीकल्चर, विटीकल्चर में होता है अंगूरों की खेती की जाती, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, सेकंड ऑप्शन से मैच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है हॉर्टिकल्चर, ये होता है फूलों
फलों व फूलों की खेती, ग्रोइंग फ्रूट्स एंड फ्लावर। तो ऑप्शन नंबर ये थर्ड से मैच हो जाएगा। तो इसका जो आपका कूड बनेगा वो बनेगा ए का फोर्थ बन जाएगा, हाँ ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का थर्ड। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। स्टेटमेंट ए दिया है कि आर्चीव्स इज द प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट आर स्टोर। स्टेटमेंट बी है कि द मैन्युस्क्रिप्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियन। स्टेटमेंट सी कहता है कि मैन्युस्क्रिप्ट वाज कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल रूलर्स मोनेस्ट्री एंड टेम्पल। ऑप्शन डी है कि मैन्युस्क्रिप्ट आर इजी टू हैंडल एंड यूज। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही को पहचानिए। स्टेटमेंट ए है, हिंदी में भी पढ़ लीजिए कि अभिलेखागार एक ऐसा स्थान होता है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन बी है स्टेटमेंट बी की पांडुलिपियों में इतिहासकारों को बहुत सी विस्तृत जानकारी मिलती है। ऑप्शन सी है कि धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते हैं। ऑप्शन स्टेटमेंट डी है कि पांडुलिपियों को संभालना और प्रयोग करना बहुत ही सरल होता है। पीछे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए, बी, सी एंड डी क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए कैसे, जो आपके अभिलेखाकार शब्द क्या है, यूनानी भाषाओं के आर्कियन से निकला है, जिसका अर्थ होता है सार्वजनिक कार्यालय या टाउन हॉल। अभिलेखागारों में सभी सरकारी गैर सरकारी अभिलेख क्या है, इकट्ठा रहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट ए है कि अभिलेखागार एक ऐसा स्थान होता है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को क्या है, संग्रहित किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। वहीं पे आपका इसके अलावा पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति व अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई होती है, और पांडुलिपियों में इतिहासकारों का क्या है, बहुत ही विस्तृत जानकारी मिलती है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही कि पांडुलिपियों में इतिहासकारों को बहुत सी विस्तृत जानकारी मिलती है। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ एवं मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते हैं। और ऑप्शन डी है कि स्टेटमेंट डी की पांडुलिपि को बहुत ही क्या है, इसको संभालना और प्रयोग करना काफ़ी सरल भी है। तो ये चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन आज के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए आज के प्रैक्टिस सेट में। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, आपको समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, जिससे और भी लोग ये प्रैक्टिस सेट को देख पाए और उनको सीटेट में एक अच्छा स्कोर करने का मौका मिल पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ और भी अच्छे कंटेंट के साथ। और एक चीज़ और कि आप टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, वहाँ पे हर इन्फॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी, कब क्लासेस है। दीपा एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल आपका, और लिंक मैंने आपको दे रखा है पहले से ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।